गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी क्लास है 27 जो सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024, जिसमें हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय है शिक्षण कौशल और हमारा टॉपिक है इसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो क्लास 26 थी उसमें हमने अधिगम के बारे में पढ़ाया था कि अधिगम क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रकार। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो टाइप में से आता है कि अधिगम वक्र के जो प्रकार हैं इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अधिगम वक्र भी होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, और इसकी विशेषताएं। तो चलो हम पढ़ते हैं अधिगम वक्र का अर्थ। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे। और नाउ स्टार्ट आपकी ये वीडियो। तो हमारा टॉपिक है अधिगम वक्र। ठीक है, तो हमारा इसका सबसे पहले अर्थ, हम इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अधिगम वक्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमारा इसका जो अर्थ है क्या होता है, वो अर्थ है हमारा इसमें सीखने की गति और अधिगम की प्रक्रिया को दर्शाने वाला एक ग्राफ होता है। जो आपका अधिगम वक्र होता है वो क्या होता है, सीखने की गति, जो आपकी सीखने की गति होती है वो, और अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो, उन दोनों को जो दर्शाया जाता है एक ग्राफ के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र बोलते हैं। सीखने की गति और अधिगम की प्रक्रिया को दर्शाने वाला जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र बोलते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, अभी जो आपका अधिगम वक्र होता है यह शिक्षण मतलब टीचिंग और अधिगम के बीच, सीखने के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। ये जो वक्र होता है आपका, ये जो अधिगम वक्र होता है ये क्या करता है, ये शिक्षण जो हमारी टीचिंग होती है उसमें, उसको, और अधिगम मतलब सीखने के बीच का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको समझने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे अधिगम वक्र की परिभाषा। तो हम अधिगम वक्र की परिभाषा देखेंगे कि क्या परिभाषा होती है इसकी। अधिगम वक्र की परिभाषा सबसे पहले किसके अनुसार है हमारी, फर्स्ट है हमारी गेट्स के अनुसार। ठीक है, तो गेट्स क्या बोलते हैं हमारे अधिगम वक्र के बारे में, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। जो आपका अधिगम वक्र होता है वो क्या करता है, सीखने की क्रिया, कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसकी जो हमारी क्रिया होती है, जो हमारा प्रोसेस होता है, से होने वाली जो भी गति होगी, प्रगति होगी, तो उसको जो व्यक्त करता है वही क्या कहलाता है, वही अधिगम वक्र कहलाता है। ये किसके अनुसार है, आपकी गेट्स के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसमें हमारी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इसमें चार्ल्स स्कीनर के अनुसार। सेकंड डेफिनेशन है हमारी चार्ल्स स्कीनर के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति व अवनति का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। चार्ल्स स्कीनर का कहना है कि जो अधिगम वक्र होता है वो किसी दी हुई क्रिया में, कोई भी दी हुई क्रिया है, ठीक है, उसकी जो उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, कोई भी क्रिया होती है या तो उसकी उन्नति होती है या उसकी अवनति होती है, दो ही तो चीज़ होती है। तो इसमें बताया गया है कि क्रिया में उन्नति या अवनति का जो वर्गीकृत कागज पे ब्यौरा होता है, जो कागज पे उन चीज़ का ब्यौरा होता है, किस चीज़ का, उन्नति का और अवनति का जो ब्यौरा होता है कागज पे, उसी को अधिगम वक्र कहा। किसने, चार्ल्स स्कीनर ने। ठीक है,
अब इसमें आता है इनकी विशेषताएं। ये तो थी इनकी परिभाषाएं, ठीक है। पहले था अधिगम वक्र का अर्थ, परिभाषा गेट्स के और चार्ल्स के अनुसार। जिसको भी कोई टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, ना समझ में आए, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और जिसको वीडियो पसंद आए वो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ओके। तो हमारा फिर अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी विशेषताएं, ठीक। तो विशेषताएं में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम वक्र की अनियमितता, जिसको हम इरेगुलर लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका अधिगम वक्र की अनियमितता से तात्पर्य यह है कि अधिगम वक्र के द्वारा क्या होता है, जो आपका अधिगम वक्र होता है उसके द्वारा क्या होता है कि अधिगम की जो अनियमितता होती है, अधिगम वक्र के द्वारा क्या होता है, जो अधिगम की अनियमितता होती है उसकी उन्नति प्रकट होती है, ठीक है। वक्र के द्वारा क्या होता है, अनियमितता की उन्नति जो होती है वो प्रकट होती है, ठीक है। प्रकट होने वाली अस्थिरता का कारण पाठ्यक्रम की कठिनाइयाँ या दूषित वातावरण या अनुपयुक्त शिक्षण विधि का दोष वक्र में प्रकट हो जाता है, ठीक है। प्रकट जो ये उन्नति प्रकट हो रही है, तो प्रकट होने वाली जो अस्थिरता का कारण होती है, तो उसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम की कठिनाइयाँ आ जाती है, दूषित वातावरण आ जाता है, अनुपयुक्त शिक्षण आ जाता है, यह विधि का दोष वक्र में प्रकट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ मैं इसको। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक छात्र है, अनियमितता का मतलब समझना आप, ठीक है। जैसे कोई छात्र है, वो किसी विषय में लगातार क्या कर रहा है, उन्नति करता जा रहा है, मीन्स प्रोग्रेस करता जा रहा है किसी विषय में, ठीक है। और उसको अचानक से क्या हुआ, कहीं जाना पड़ गया, कहीं उसको बाहर जाना पड़ गया, तो उसका क्या हुआ, उसका अभ्यास जो है वो छूट जाएगा। कोई बच्चा किसी विषय में लगातार उन्नति कर रहा है, लेकिन अचानक उसको कहीं जाना पड़ जाए, तो उसका क्या होगा, उसका अभ्यास जो है टूट जाएगा। और जैसे ही उसका अभ्यास टूटा, तो इससे उसके अधिगम में स्वाभाविक रूप से शिथिलता आ जाएगी, अनियमितता आ जाएगी। ये होता है अधिगम वर्ग की अनियमितता, ठीक है। अब हमारा इसमें सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट में क्या है आपका, कार्य कारण का संबंध ज्ञात होना। तो आपका क्या है दूसरा, कार्य कारण का संबंध ज्ञात होना, कार्य कारण का संबंध, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है आपका, अधिगम वक्र जो होता है उससे ये पता लगता है कि जो सीखने की क्रिया होती है और उसे प्रेरित करने वाले जो साधन होते हैं और जो कारक में क्या संबंध होता है, ठीक है। सीखने की क्रिया में उसे प्रेरित करने वाले साधन और कारक में क्या संबंध है। ये संबंध अगर अच्छा होता है, मीन्स सीखने की क्रिया में प्रेरित करने के लिए जो साधन और जो कारक होते हैं, अगर इन दोनों के बीच का संबंध कैसा होगा, अगर अच्छा होगा, अच्छा भी हो सकता है इसमें, खराब भी हो सकता है। यदि उन्नति अधिक हो रही है, अगर उन्नति अधिक हो रही है, तो ये संबंध कैसा होगा, अच्छा संबंध होगा, ठीक है। कार्य कारण का जो संबंध है वो कैसा होगा, अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि उन्नति अधिक हो रही है। अगर उन्नति कम हो रही है, ठीक है, इसके विपरीत अगर उन्नति कम हो रही है, तो जो प्रेरित करने वाला जो साधन है वो और जो कारक होते हैं वो, उनके बीच का जो संबंध होता है वो खराब हो जाता है। ये है आपका अधिगम वक्र में कार्य कारण का संबंध ज्ञात होना। कार्य कारण का संबंध ज्ञात होने से मतलब है, ज्ञात मीन्स पता होने से मतलब है कि अगर हमारी उन्नति अच्छे से हो रही है, तो जो प्रेरित करने वाले साधन है वो और जो कारक है वो, उनके बीच जो संबंध है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर उन्नति हमारी कम हो रही है, उन्नति नहीं हो रही, अवनति हो रही है हमारी, तो जो सीखने की क्रिया में, कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, सीखने की क्रिया में जो प्रेरित करने वाले जो साधन होते हैं, साधन और जो कारक होते हैं, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, तो वो क्या होता है,
वो कमज़ोर होता है, अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्नति नहीं हो रही। उन्नति होगी तो संबंध अच्छा होगा, उन्नति नहीं होगी तो इन दोनों के बीच संबंध अच्छा नहीं होगा। तो ये आता है आपका कार्य कारण का संबंध ज्ञात होना, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसमें। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड में आता है शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जानकारी होना, टू नाउ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें जो अधिगम वक्र के द्वारा, इसमें क्या होता है, जो अधिगम वक्र होता है उसके द्वारा जो सीखने वाला होता है, ठीक है, जैसे कोई छात्र है वो किसी चीज़ को सीख रहा है, तो जो सीखने वाला होता है उसकी शारीरिक और उसकी जो मानसिक क्षमता जो होती है उसकी जानकारी मिलती है। शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जानकारी होने से तात्पर्य आपका यह है कि अधिगम वक्र के द्वारा ही, ये विशेषता है कि अधिगम वक्र के द्वारा ही सीखने वाले की, मतलब जो स्टूडेंट है उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता की जानकारी की सीमा की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर उन्नति अधिक हो रही है तो क्षमता की अधिक जानकारी मिलेगी, जबकि इसमें अगर कमी हो रही है तो जो क्षमता है, शारीरिक और मानसिक क्षमता की जो सीमा है वो क्या होगी, कम मालूम पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो शारीरिक और मानसिक जो ये क्षमताएं होती हैं आपकी, ये आपकी आयु के अनुसार चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो इसकी जानकारी होने से आपका ये मतलब है कि अगर उन्नति अधिक हो रही है तो शारीरिक मानसिक क्षमता की जो सीमा है वो अधिक, उसकी जानकारी मिलेगी। अगर कम उन्नति हो रही है तो कम मालूम पड़ेगी। ठीक है, और ये आपकी एज के अकॉर्डिंग, आयु के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सीखने में उन्नति, इम्प्रूवमेंट टू लर्निंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो आपके सीखने में उन्नति जो है, तो जो ये अधिगम वक्र होता है इसके द्वारा सीखने में उन्नति का भी ज्ञान होता है। उन्नति के ज्ञान के बारे में भी पता लगता है। ठीक है, तो ये है आपका उन्नति, सीखने में उन्नति। ठीक है, सीखने में उन्नति भी क्या है, ज्ञात होती है हमारे अधिगम वक्र से। ठीक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट इसका पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप नोट करके लिखना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, नोट करके इम्पोर्टेंट करके भी लिख लेना है इसमें आप। अधिगम वक्र की जर्मन के मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने बनाई थी। ठीक है, इसको नोट करके लिखना आप, ये इम्पोर्टेंट है कि अधिगम वर्ग की जो अवधारणा है वो किसने बनाई थी, वो जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? हर्मन एबिंगहॉस ने बनाई थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि किसने बनाई थी। ठीक है, अधिगम वक्र की अवधारणा तो जर्मन के हर्मन एबिंगहॉस ने। तो इसको नोट करके लिखना। विशेषता में ये बीच में एक पॉइंट आ गया जिसको नोट करके लिखोगे और इम्पोर्टेंट लिख लेना। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 पॉइंट में आपका आता है कि 5 पॉइंट में है सीखने की गति में हर समय अंतर होता है, कभी यह गति तेज कभी मंद होती है। जो सीखने की गति होती है उसमें क्या होता है, हर समय अंतर होता रहता है, कभी ये तेज़ होती है
कभी ये मंदी होती है, चेंज होती रहती है ये, ठीक है। ये नहीं है सामान्य नहीं चलती, बहुत कम होती है जो हाँ भाई इक्वल चलती रहती है, वरना मोस्टली ये क्या होती है, गति जो सीखने की गति है वो चेंज होती रहती है। ये भी इसकी एक विशेषता के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में आता है 6 में, अधिगम की क्रिया के प्रारंभ में तेजी दिखाई देती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि प्रारंभ में तेजी होने से होने वाली गति स्थायी हो। तो अधिगम वक्र में क्या होता है कि जो सीखने की गति होती है, अधिगम की क्रिया के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, शुरू में क्या दिखाई देता है, अधिकतर तेज़ी दिखाई देती है कि बच्चा जो है बहुत तेज़ गति से सीख रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि प्रारंभ में तेज है तो जो उसने अधिगम सीखा है या ज्ञान सीखा है उसकी जो प्रगति है वो स्थायी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, किस, ठीक है, सीखने की क्रिया में। तो ये आपका क्या था, अधिगम वक्र। तो ये है आपका अधिगम वक्र, जिसमें हमने क्या पढ़ा आज, जिसमें हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था अधिगम वक्र का अर्थ, इसकी परिभाषाएं गेट्स के अनुसार, चार्ल्स स्किनर के अनुसार, इसकी विशेषताएं जिसको हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। ओके, तो इसमें यही है आपका, तो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक आता है अधिगम वक्र, ठीक है। तो जो हमारे अधिगम वक्र होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 4, ठीक है। जिसमें हम 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखेंगे हम। इसमें हमारे 4 होते हैं अधिगम वक्र, जो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा समान निष्पादक वक्र, सेकंड है वर्धमान निष्पादक वक्र, थर्ड है हमारा हास निष्पादन वक्र, और फोर्थ है हमारा अकार्य वक्र, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नो इम्पोर्टेंट करके भी लिख लेना, ठीक है। तो जिसमें हमारा हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे पहले। फर्स्ट है हमारा समान निष्पादक वक्र, ठीक है। तो इसमें नोट करके पहले तो ये लिख लेना कि जो हमारा समान निष्पादक वक्र जो होता है उसमें जो सीखने की गति होती है वो कैसी होती है, हमारी समान होती है, ठीक है। कैसी होती है, हमारी समान होती है। तो ये जो हमारा समान निष्पादक वक्र जो हमारा होता है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेखीय, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण वक्र के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा समान निष्पादन वक्र या फिर रेखीय त्वरण वक्र, तो ये दोनों सेम ही आपके वक्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आकार जो है सीधी रेखा जैसा होता है। आप देखोगे कि ये क्या है आपका, ये आपका अधिगम है सीखना, ये क्या है आपका प्रयास है कि हम प्रयास कर रहे हैं, और ये जो लाइन है ये हमारे अधिगम को शो करती है, हमारे सीखने को शो करती है। तो इसमें क्या है, इसका आकार जो होता है वो सीधी रेखा जैसा होता है। इसमें क्या होता है, सीधी रेखा होती है ये, ओके। तो इस वक्र में प्रत्येक सीखना, प्रयास में सीखने की जो मात्रा होती है इसमें क्या होती है, समान होती है। ये सीधी जो रेखा है इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी सीखने की गति है, जो हमारा सीखना है या सीखने की हमारी जो मात्रा है वो क्या है, वो समान होती है। और इसका दूसरा नाम क्या है, समान निष्पादक वक्र का हमारा दूसरा नाम क्या है, रेखीय त्वरण, ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड में आता है वर्धमान निष्पादक वक्र, ठीक है। इसमें नोट करके लिखना कि सीखने की गति कैसी होती है। इसमें हमारी सीखने की गति होती है हमारी धीमी होती है और फिर तेज हो जाती है। शॉर्ट में आप लिख सकते हो, मीन्स
थ्योरी टाइप में लिखना हो तो वैसे लिख लेना, मैं ओरली बताऊंगी आपको। लेकिन शॉर्ट में एक लाइन में लिखना हो समझने के लिए सिर्फ, तो आप ये लिख सकते हो, सीखने की जो गति होती है वो पहले धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। अब देखो कैसे। अब जो ये आपका इस तरीके का जो वक्र होता है ये कब बनता है आपका, जब प्रारंभ में क्या होता है, जो हमारा प्रयासों में जो सीखना होता है, हम कोई भी प्रयास कर रहे हैं उसमें तब हम सीख रहे हैं तो हमारी सीखने की गति पहले कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, कम मतलब धीमी होती है। फिर बाद में क्या होता है, बाद के प्रयास में उसकी गति कैसी हो जाती है हमारी, तीव्र हो जाती है। कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है हमारा कि अधिगम का जो वक्र है वो तेजी से क्या होता है, तेजी से ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तेजी से क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ उठ रहा है हमारा। ओके, तो हमारा यही है कि यह वक्र तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है, और फिर बाद में क्या हो जाती है, गति बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, और अधिगम का जो वक्र होता है वो तेजी से ऊपर की तरफ क्या करता है, ऊपर की तरफ उठता है। ओके, मतलब ऐसे है तो तेजी से ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा। ओके, ये सीखना बताता है आपका। ठीक है, तो ये था आपका वर्धमान निष्पादन वक्र। अब हमारा इसमें थर्ड आता है, थर्ड है हमारा इसके अंदर, थर्ड में आता है हास्य निष्पादन वक्र। ठीक है, तो हास्य निष्पादन वक्र में क्या होता है कि सीखने की गति जो है तीव्र से धीमी की तरफ होती है। अब कैसे होती है देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जो हम प्रयास करते हैं, हमारे प्रयास करने पर जो सीखने की गति होती है पहले तो तीव्र होती है। मैं यहाँ पे इस बना के दिखाती हूँ आपको। पहले तो तीव्र है जो इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब तीव्र है, उसके बाद धीरे 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 क्या हो गई, ये आपकी धीमी हो गई। धीमी होने पे क्या है, नीचे झुकने लग जाता है, ये डाउन होने लग जाता है। तो आपका हास का मतलब है, हास से समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ का हास होना, कि यही कि सीखने की गति पहले क्या है, तीव्र है, देन उसके बाद कैसी हो गई है, धीमी हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 पॉइंट आता है इसमें, जो 4 वक्र है हमारा, 4 में आता है हमारा ये अकार्य वक्र। तो फोर्थ है हमारा अकार्य वक्र। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हम नोट करेंगे कि सीखने की जो गति होती है धीमी होती है, तेज होती है, धीमी होती है। तो इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति कैसी होती है, धीमी होती है, फिर तेज गति होती है, और अंत में फिर से गति धीमी हो जाती है। देखो आपको ग्राफ से भी समझ जा रहा होगा कि पहले क्या है, धीमी है, फिर तेज हुई, और फिर वापस धीमी हो गई। ओके, अगर तेज होती है स्टार्टिंग से ही तो वो ऐसे वाला बनता है, लेकिन धीमी है तो हमारे यूं गया। जैसे अभी बताती हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको ऐसे करके बनाती हूँ। अगर तेज़ है, जैसे पहले वाले में बताया था, पहले बताया था जो हमारा समान निष्पादन था स्टार्टिंग वाला, कि उसमें क्या होती है, हमारी सीधी रेखा होती है, समान होती है। जो हमारा सेकंड था वर्धमान वाला, वर्धमान नहीं, इसमें हास वाले में जो था कि शुरू में तेज होती है, तो तेज में तो हमारा ऐसे होता है ना सीधा, और डाउन पे हमारा ऐसे पहुंच जाता है। लेकिन इसमें क्या है हमारा, इसमें है हमारा कि शुरू में ही डाउन गई, धीमी गई, फिर तेज जा रही है, और फिर वापस धीमी आ रही है। तो ये होता है आपका एस आकार्य वक्र। ठीक है, ये आपका कैसा वक्र होता है, आकार्य वक्र। सॉरी, एस लिखना था यहाँ पे आपको, एस आकार्य वक्र जो होता है, इसमें तुम्हारी प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, फिर तेज हो जाती है, और उसके बाद वापस धीमी हो जाती है। ठीक है, और ये जो आपका वक्र होता है, जो एस आकार्य वक्र है, आपका जो एस आकार्य
ये जो एस आकारी जो वक्र होता है, इसमें क्या है, इसमें आपके हास, इसमें आपका हास और वर्धमान निष्पादन दोनों ही वक्र शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हास और किसमें, एस आकारीय वक्र में आपके दोनों के दोनों जो वक्र होते हैं ये क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, मिले हुए होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एस आकारीय वक्र में कौन से दो, क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्धमान और हास निष्पादन वक्र में कौन सा वक्र सम्मिलित है। तो एस आकारीय वक्र सम्मिलित है, या एस आकारीय वक्र में कौन से दो वक्र सम्मिलित हैं, तो आपके हास और निष्पादन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा इसमें कि जो आपका समान निष्पादन वक्र है इसका दूसरा नाम क्या है और किस नाम से बुलाते हैं, तो रेखीय त्वरण वक्र के नाम से। या क्वेश्चन आ जाएगा वर्धमान निष्पादन में सीखने की गति कैसे होती है, तो धीमे से तेज की ओर होती है ना, धीमे से तेज की ओर। ऐसे इसमें आ जाएगा कि सीखने की गति कैसे होती है, तो तीव्र से धीमे की ओर होती है, वो धीमे से तेज। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ होती है ये हमारी वीडियो ख़त्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो हमारा रहेगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, इसका प्रयोग भी, इसके बारे में सारी डिटेल जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपका सीटेट भी आ रहा है, सीटेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ओके, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।